इंट्रोडक्शन थी वो पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, है ना। साइबर क्राइम जो लेटेस्ट ट्रेंड में है किस किस टाइप से होते हैं, या जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी मोड ऑफ ऑपरेंडी किस टाइप की होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम किसको बोला जाता है ना। आपने पढ़ लिया होगा कि जो साइबर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, कहाँ पर, किस किस जगह पर साइबर शब्द का इस्तेमाल होता है, या फिर किस चीज़ को साइबर स्पेस बोला जाता है ना। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या चीज़ है या साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा या आपको हल्का फुल्का कुछ आइडिया हो गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं साइबर सिक्योरिटी जिसके लिए हमें करनी है ना। तो हमें जो साइबर सिक्योरिटी करनी है वो करनी है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में, कि जो भी हमारे साथ है किसी टाइप का भी साइबर क्राइम ना हो पाए, किसी टाइप का फ्रॉड हमारे साथ ना हो पाए, किसी टाइप की हैकिंग हमारी डिवाइस के साथ ना हो पाए, है ना। या हमारे अकाउंट जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के हमारे अकाउंट हैं या बैंकिंग से रिलेटेड हमारे अकाउंट हैं उसको सेव कैसे रखना है ना। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है, ये सारे प्रोसीजर है, इसको बोला जाता है आपका साइबर सिक्योरिटी, कि कैसे आपने खुद को और अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर रखा हुआ है। ठीक है, तो जिनसे हमें बचना है, जिन चीज़ों से हमें बचना है, तो वो है आपके साइबर क्राइम्स। तो पहले हम देख लेते हैं साइबर क्राइम्स क्या क्या है ना। उनमें जो मेजर पोर्शन जो कवर करते हैं साइबर क्राइम का, उन क्राइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उनसे बचने का जो तरीका है वो देखेंगे। ठीक है सर, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। है ना, तो सबसे पहले साइबर क्राइम बोला किसे जाता है ना। कोई भी क्राइम हो, चाहे वो आईपीसी की धारा के अंतर्गत क्राइम हो या किसी टाइप का भी जो साइबर लॉ के अंदर या आईटी एक्ट के अंदर क्राइम किया गया हो, दोनों टाइप से कोई भी क्राइम किया गया हो, उसमें कहीं भी अगर आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपका नेटवर्क या कोई भी ऐसी साइबर डिवाइस जिनके बारे में हमने पढ़ा है ना, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, चाहे वो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा हो, चाहे आपकी डिवाइस को हैक किया जा रहा हो, इसके अलावा चाहे कोई किडनैपिंग भी हुई है ना, किडनैपर ने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल्स का इस्तेमाल किया ठीक है, जिसको किडनैप करना था उस पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल किया है ना। तो उसने भी कहीं ना कहीं क्या किया है, साइबर डिवाइस का इस्तेमाल किया है ना। तो वो भी क्या आएगा, आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में भी आएगा। ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत वो क्राइम है ही है ना। आईपीसी के जो उस पे धाराएं लगेंगी वो तो लगेंगी ही लगेंगी, साथ में आईटी एक्ट की धारा भी लगेगी। ठीक है ना, कोई मर्डर हो जाता है, ठीक है, उसमें मर्डर करने के लिए उसने किसी ना किसी साइबर डिवाइस का इस्तेमाल किया है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं आपके साइबर क्राइम। तो मेनली जो साइबर क्राइम किए जाते हैं इसमें जो क्रिमिनल होता है उसका जो मकसद होता है, उसको कोई ना कोई प्रॉफिट गेन करना रहता है, उसको कोई ना कोई लाभ लेना है उससे वो क्राइम करके। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि कोई जैसे सेक्स टोर्शन की बात कर रहे थे, है ना। कोई कॉल करता है आपको और व्हाट्सएप में वीडियो कॉल है ना, जैसे ही आप कॉल उठाते हो उसके बाद चाहे आप उस पर्सन को जान रहे हो चाहे नहीं जान रहे, तो वो पर्सन आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करता रहता है और साथ के साथ वो हो सके अपने अपने आप को न्यूड कर ले कैमरे के सामने, है ना, ताकि इस रिकॉर्डिंग का फायदा लेके वो आपसे पैसे का गेन करे, है ना, पैसे का फायदा ले। तो इस टाइप से कोई ना कोई जो क्रिमिनल होते हैं उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट या उनका कुछ ना कुछ पैसे का लाभ रहता है उन क्राइम करने में, इसलिए वो ऐसे क्राइम करते हैं, है ना। किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा लिए, है ना, किसी को कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के उसके जो मोबाइल में पर्सनल डेटा है वो ले लिया गया। ठीक है, कोई फिशिंग लिंक भेजा, है ना, उस पर क्लिक करवा के किसने कहीं पेमेंट करवा दी। तो ये सारे किए जाते हैं किसी न किसी लाभ के लिए। आपका साउंड ठीक, इसी के अलावा क्या होता है कि जो ये साइबर क्राइम किए जाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। डिस्कनेक्ट हो अच्छा, साउंड की प्रॉब्लम किस स्टेशन पे है? नहीं तो वो डायरेक्ट लगा देते C5 वाला। सुब्रता कपट, आप प्लीज एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, नहीं तो आप अपना ऑडियो सेटिंग देख लीजिए, क्योंकि बाकी स्टेशन पे अगर वॉइस आ रही है तो आपके एंड से हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो।
तो एक बार आप चेक कर लीजिए अपने एंड पे प्लीज। ठीक है, तो साइबर क्राइम में हमने बात की कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी ना किसी फायदे के लिए, है ना, किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए ही वो आपसे उस टाइप का क्राइम करेंगे। ठीक, इसी के साथ क्या है कि सिर्फ पैसे का फायदा ही नहीं होने चाहिए, हो सकता है किसी की छवि को डिफेम करना, है ना, किसी की इमेज को खराब करना, या कोई वेबसाइट है अच्छा काम कर रही है उसको डाउन कर देना ताकि वो कमाई ना कर पाए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जब पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, है ना, 14 अगस्त को, तो उनकी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भारत का ध्वज लगा दिया गया था, है ना, तिरंगा लगा दिया गया था। तो उसके पीछे जो क्रिमिनल था या जो हैकर था उसका कोई भी पैसा गेन करने का मकसद नहीं था। उसका सिर्फ मकसद क्या था कि दूसरे वाले को, जो सामने वाला जिस पे उसको अटैक करना है, तो उसकी इमेज को खराब करना, उसकी रेपुटेशन को खराब करना। तो इस टाइप से भी साइबर क्राइम किए जाते हैं, है ना। इंटेंशन पैसा कमाने की भी हो सकती है, और इंटेंशन उसकी आपको डिफेम करने की भी हो सकती है। ठीक है, आपकी छवि खराब करने की भी हो सकती है, या फिर आपके द्वारा जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं उन पे उनको नुकसान पहुंचाना। ठीक, कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है ना, तो वायरस कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता। अगर हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है ना, कभी वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं, मतलब इस टाइप से कोई भी वो गेन हमसे नहीं लेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ हमें डिस्टर्ब करेगा। ठीक, हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को थोड़ा स्लो कर देगा, है ना, मोबाइल को थोड़ा स्लो कर देगा, जो हमारे फ़ोन के अंदर डेटा होगा उसको करप्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका काम क्या है कि सिर्फ हमें तंग करना, हमें डिस्टर्ब करना। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ साइबर क्राइम के तरीके रहते हैं ना, या जो साइबर क्राइम करते हैं तो इन इन चीज़ों के लिए करते हैं, या तो पैसे के लालच के लिए कर सकते हैं, या फिर आपको बदनाम करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए, नहीं तो जो भी आपकी डिवाइस है ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कोई है, उसकी फंक्शनैलिटी को ख़राब करने के लिए आप पे साइबर क्राइम किए जाते हैं। तो जनरली दो कैटेगरीज होती हैं साइबर क्राइम्स की। पहला, द कंप्यूटर एज ए टारगेट, है ना, कि इस टाइप के साइबर क्राइम में क्या है, आपका कंप्यूटर टारगेट के ऊपर होता है ना। जहाँ हम मैं कंप्यूटर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कंप्यूटर, आपका मोबाइल, है ना, ये जो भी आप डिजिटल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं वो सभी आपका कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो ऐसे क्राइम्स जिसमें आपका कंप्यूटर टारगेट के ऊपर है, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे हैकिंग। ठीक है, हैकिंग में क्या किया जाता है, आपको डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, सिर्फ आपकी डिवाइस के ऊपर वो अटैक किया जाता है, और आप जो भी है आपकी डिवाइस से इंफॉर्मेशन वो ले ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डोस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये जो डोस अटैक है ये किया जाता है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, है ना, तो वेबसाइट को टेम्परेरी डाउन कर दिया जाता है ताकि वो उस टाइम पे लोग एक्सेस उस वेबसाइट को ना कर पाए। ठीक है, वायरस अटैक हो गया, है ना, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस टाइप के क्राइम में क्या है, आपका कंप्यूटर टारगेट के ऊपर है ना। जहाँ पर आपका कंप्यूटर टारगेट के ऊपर है वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है वो भी साइबर क्राइम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंप्यूटर को वेपन के तरीके से इस्तेमाल किया है ना। जो आपने क्राइम किया हो सकता है वो, आपने जो क्राइम किया है वो नॉर्मल कोई क्राइम है ना, पर आपने उस क्राइम को करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, मतलब कंप्यूटर को अपने हथियार के तरीके से इस्तेमाल किया है ना। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या साइबर टेररिज्म या पोर्नोग्राफी है। तो इसमें क्या है, या जो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होते हैं, इसमें क्रिमिनल क्या करता है, फ्रॉड तो वो कर रहा है आपके अकाउंट के साथ, है ना, वो कहीं भी आपके कंप्यूटर को डैमेज नहीं कर रहा, आपके मोबाइल को डैमेज नहीं कर रहा, या किसी तरीके से भी आपकी जो भी साइबर डिवाइस या साइबर जहाँ इंटरनेट द्वारा दी गई सर्विस जो आपको प्रोवाइडेड है ना, उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, पर उसने वो पैसे निकालने के लिए किसी ना किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है ना, उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका मोबाइल है वो वेपन के तरीके से उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको कोई लिंक भेजा है, कोई फिशिंग लिंक भेजा है ना वेबसाइट का, एसबीआई ऑनलाइन की वेबसाइट का आपको फिशिंग लिंक भेज दिया कि अपनी केवाईसी कंप्लीट करो। तो उस टाइम उसने क्या किया, वो लिंक बनाया होगा अपने कंप्यूटर से, उसने सेंड किया होगा आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो
इस वाले केस में क्या है कि कंप्यूटर क्या है, वेपन के तरीके से उसने इस्तेमाल किया है। ठीक, तो इसी में नेक्स्ट क्या है कि ये तो हो गया कि मोटा मोटा साइबर क्राइम क्या होता है ना, क्या क्या कैटेगरीज हैं इसकी। अब डीप में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या है, जो इसमें मेन मेन साइबर क्राइम जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे साइबर क्राइम जो सभी को पता होने चाहिए और जो मेनली इंडिविजुअल्स के साथ होते हैं, है ना। नॉर्मली जो अगर बात करें तो जो साइबर क्राइम किए जाते हैं वो 3 कैटेगरियों में किए जाते हैं, है ना। पहली कैटेगरी होती है कि जहाँ पर क्रिमिनल को या साइबर क्रिमिनल है वो सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ही टारगेट करेगा। ठीक है, जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एम्स का डेटा क्या कर दिया, पूरा किडनैप कर दिया गया या उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया उनके डेटा को, है ना। रैंसमवेयर अटैक हुआ था उन पे। तो उसमें क्या है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को उनको नुकसान पहुंचाना था, इंडिविजुअल को से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, अगर हम अपनी सीआरपीएफ की ही बात करें, अगर किसी क्रिमिनल को या कोई भी ऐसे जो एक्टिविटी करते हैं, है ना, गलत एक्टिविटी करते हैं, उनको सीआरपीएफ का डेटा चाहिए, तो वो मेरे या आप पे किसी पे अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सीधा अटैक करेगा जो हमारे सेलों के सर्वर है ना, जहाँ से उसको जानकारी मिले, या हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक करेगा। ठीक, जैसे हम पहले बात कर रहे थे डिनाइल ऑफ सर्विस की, या फिर जो पाकिस्तान वाला एग्जांपल दे रहे थे कि पाकिस्तान के जो वेबसाइट है उस पर झंडा लगा दिया गया भारत का। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया गया था। ठीक है, जो सेकंड टाइप रहता है उसमें क्या रहता है, जिसमें साइबर क्रिमिनल टारगेट करता है सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सन पे, या उसको पता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी पर्सन से लेनी है, मुझे अगर फाइनेंशियल फ्रॉड करना है तो इसी पर्सन के साथ करना है, बाकी उससे दुनिया से मतलब नहीं है ना। मतलब उसका टारगेट फिक्स है। ठीक, कि इसमें कैसे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, है ना, इनके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, इनकी लैपटॉप वगैरह को हैक कर दिया जाता है, ताकि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, है ना, कोई ऐसी खबर निकल के आए, इनके फोन में या मोबाइल में किस किस टाइप की वीडियो है ना। तो उनमें क्या है कि सिर्फ क्रिमिनल को उसी सेलिब्रिटी से ही फायदा है, उसको मेरा और आपका मोबाइल हैक करके कोई फायदा नहीं है। ठीक, वैसे ही जैसे देश के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जैसे अपना मतलब होम मिनिस्टर हो गए, या रक्षा मंत्री हो गए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना। तो उनको पता है कि बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनकी डिवाइसेस से मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे, इन इंपॉर्टेंट पर्सन को टारगेट करेंगे और इन्हीं के ऊपर ही अटैक करेंगे। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये होती है। तो थर्ड इसमें कैटेगरी आ जाती है जहां पर क्रिमिनल का टारगेट फिक्स नहीं है ना, वो अपनी ओर से अटैक कर देगा या जाल फेंक देगा, उसमें जो भी फंसेगा वो उसी से ही फायदा ले लेगा। ठीक, जैसे आपको फ्रॉड कॉल आते हैं, है ना, या फिर आपको फिशिंग लिंक आते हैं, या आपको जैसे अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि आपको आ रहा होगा कि व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो पिछले महीने का पेंडिंग है ना। नीचे एक लिंक दिया गया है, आप इस पे क्लिक करके बिजली का बिल भर दें, नहीं तो शाम तक आपका वो है बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, है ना। बहुत से लोगों को इस टाइप का मैसेज आया होगा हाल फिलहाल के दिनों में, है ना। तो इसमें क्या है, जो उसने मैसेज भेजा वो मुझे भी भेजा होगा, मेरे जैसे हजारों को भेजा होगा, है ना। जो भी उस लिंक पे क्लिक करके फंसेगा वो उसी से ही फायदा ले लेगा, है ना। उसको ये मतलब नहीं है कि उसका टारगेट कौन है, कोई भी हो सकता है उसका टारगेट। ठीक है, तो जो दूसरे वाली कैटेगरी है जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप में से बताइए कि हम दूसरी वाली कैटेगरी में आते हैं, तीसरी वाली में आते हैं, कि कोई अगर हमें टारगेट कर जानबूझ के कोई टारगेट करके हमसे साइबर क्राइम कर सकता है, कि ऐसे हम ऐसे ही साइबर क्राइमों में फंस रहे हैं कि जो सभी के ऊपर हो रहे हैं, कि मैं भी बाई चांस फंस गया, है ना। कि जो हम बात कर रहे थे, जो साइबर क्राइम है सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सन के पास साथ होते हैं, है ना। क्रिमिनल को पता है उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी मोबाइल से लेनी है, उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी पर्टिकुलर पीसी से लेनी है ना। तो जो हमारे ऑफिस के पीसी हैं या हमारे मोबाइल्स हैं, है ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं इंपॉर्टेंट में आते हैं या ऐसे ही हैं कि कोई इनको टारगेट करके कोई क्राइम नहीं करेगा, कोई बता सकते हैं। ये तो ऐसे ही है सर, इसको कौन करेगा टारगेट। चलिए ठीक है, और कोई। मैं कुछ भी दिमाग में आ रहा हूँ, हाँ ना, कुछ भी बोल सकते हो। सर टारगेट करके नहीं करेगा सर। टारगेट नहीं करेगा ना, जैसे मेजोरिटी हमारी यही बोल रही होगी कि टारगेट क्यों करेगा हमें, हम तो नॉर्मल से अपना कर रहे हैं। पर थर्ड थर्ड वन सर।
थर्ड वन है ना कि हम ऐसे जालों में फंसते हैं कि जो ऐसे साइबर क्राइम्स में फंसते हैं कि दुनिया पे किया जा रहा है उसमें हम भी फंस गए, है ना। पर कहीं ना कहीं जो हमारे डिवाइस हैं, है ना, खासकर हमारे ऑफिस के, ये भी टारगेट किए जाते हैं। ठीक है, हमारे बहुत से जवान हैं जिनके मोबाइलों को टारगेट करके सिर्फ उसी के पर्टिकुलर मोबाइल को ही हैक किया जाने की ट्राई किया जा रहा है बार बार। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी भी कहीं आपका मतलब ऑप से रिलेटेड कोई कार्रवाई हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन घूमती है ना। ऑप्स प्लान हमारे व्हाट्सएप में घूम रहा होगा, है ना, हर किसी के मोबाइल में मिल जाएगा। कोई सीनियर ऑफिसर विजिट कर रहे हैं, है ना, उनका विजिट प्लान क्या है, कितने बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये पूरी की पूरी जानकारी बटालियन के 50% लोगों के फ़ोन में रहती है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें भी टारगेट किया जाता है। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ऐसा रियलिटी में होता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई कंपनी है, ठीक, अब उस कंपनी पे जो नक्सलाइट्स हैं उनको कैंप अटैक करना है ना। तो ऐसे ही वो मुंह उठा के तो कैंप अटैक करेंगे नहीं, उनके पास भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, कोई ना कोई जानकारी इकट्ठा करेंगे पहले वो, कि हाँ ये सही टाइम है या नहीं, है ना, कैंप अटैक करने का। तो वो ऐसी रणनीति बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका जो कंपनी राइटर है ना, उसके कंप्यूटर को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि जो कंपनी राइटर है उसमें प्लेट स्टेटमेंट बन रही होगी, है ना, उसके कंप्यूटर में प्लेट स्टेटमेंट रहेगी रहेगी। अब उनके लिए परफेक्ट टाइम कौन सा रहेगा, वो डेली उसके कंप्यूटर पे निगरानी रख रहे हैं, उन्होंने हैक कर रखा है उसका कंप्यूटर और वो निगरानी रख रहे हैं कि हाँ आज की पीरियड स्टेटमेंट में इतने बंदे हैं, आज की पीरियड स्टेटमेंट में इतने बंदे हैं, हाँ आज का टाइम ठीक है, सबसे कम नफरी आज ही के दिन है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जो हमारी डिवाइसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं फिक्स टारगेट करके उन पे क्राइम किए जाते हैं या उनको हैक किया जाता है। ठीक है, सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ कोई मेरा भी मोबाइल हैक कर सकता है कि मैं सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे फ़ोन में पक्का होगी। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे वो क्या कहते हैं टारगेट किया जा सकता है। आपने बार बार सुना होगा या आपको बार बार बताया जाता रहा होगा, या हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट है वहाँ से गाइडलाइंस टाइम टू टाइम मिल जाती है कि कभी भी सोशल मीडिया में अपनी आइडेंटिटी आप जाहिर ना करो, है ना। सोशल मीडिया पे कभी मत बताओ कि मैं फौज में हूँ, मैं सीआरपीएफ में हूँ, या इस बटालियन में हूँ, या इस एरिया में हूँ। ठीक है, वो इसीलिए ही बोला जाता है ताकि आपकी सुरक्षा रहे, आपकी डिवाइस की सुरक्षा रहे, है ना। कोई पर्सन सोशल मीडिया में आपको देख के उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन करके फिर आपकी डिवाइस को हैक कर लेगा, है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डिवाइस हैक हो भी गया है। जैसे कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम हैकिंग का थोड़ा जो डेमो है वो करके देखेंगे भी, कि जब आपकी डिवाइस हैक हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी डिवाइस में कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब है कि जो दूसरे टाइप के जो मैंने क्राइम बताए थे कि जहाँ टारगेट फिक्स रहता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सन को ही टारगेट किया जाता है, तो बीइंग ए फोर्स पर्सनल आप सभी उस कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, तो कभी भी अपनी डिवाइस को अनअवेयर नहीं छोड़ना है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। ठीक, बाकी जैसे जैसे टाइप्स ऑफ क्राइम में आगे बढ़ेंगे आपको एग्जांपल्स देते जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, तो जो मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड, तो जो इस कैटेगरी के साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे आपके सामने लिस्ट आ रही होगी, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, ग्रूमिंग, टेररिज्म, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनसे बचने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है और सबसे कॉमन है वो है साइबर बुलिंग, है ना। जाने अनजाने में हम भी कर देते हैं या हमारे साथ भी कर देते हैं, हमारे बच्चे इसका शिकार अक्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो बुलिंग क्या है या साइबर बुलिंग क्या है ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किसी को डराना, धमकाना, किसी के साथ गाली गलौज करना, है ना, या किसी के बारे में गलत गलत खबरें फैलाना, है ना, ये सारा साइबर बुलिंग में आ जाता है। किसी को हम अननेसेसरी तंग कर रहे हैं, है ना। कोई मेरा फ्रेंड है तो मुझे पता है कि मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं कैसे भी नॉर्मली जो सोशली बात कर रहा हूँ तो इसके साथ बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ। उसने सोशल मीडिया में कोई फोटो डाली और मैंने उसमें मतलब ऐसी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया या गाली दे के बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, जाने अनजाने में एक साइबर क्राइम कर दिया है ना। मैंने उस सर जी बताइए सर, 95 से बताइए आप बताइए अपना सर। थोड़ा सा अनम्यूट करें सर वीडियो। हाँ अभी हुआ सर।
अच्छा, वीडियो कंटिन्यू है, आपकी स्पीड के ऊपर वो डिपेंड रहेगा कि थोड़ा किसी किसी में धीरे आएगा। नहीं अभी भी सर, वो ऑडियो पोर्ट में चल रहा था सर। अच्छा, अभी क्लियर है? हाँ अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। चलिए ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है, तो हम साइबर बुलिंग की बात कर रहे थे कि ऑनलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किसी को डराना धमकाना, है ना, किसी के बारे में गलत गलत खबरें फैलाना, या किसी को बहुत ज़्यादा हराश कर देना, किसी के बारे में लगातार हम ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जिससे उसकी छवि खराब हो, है ना, तो ये सारा क्या है, साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था कि किसी फ्रेंड ने कोई फोटो मेरे अपलोड की है ना, तो मैं उसके साथ क्या है, गाली गलौज करके बात कर रहा हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में मैंने गालियों से ही भर दिया, है ना, या फिर उससे जो पर्सनल चैट कर रहा हूँ उसमें उसको गाली गलौज उसके साथ स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है कि मैंने जाने अनजाने में एक साइबर क्राइम कर दिया है ना। तो मेनली इसका जो शिकार होते हैं वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। ठीक है, जब आईटी एक्ट 2000 बना था तो उसमें साइबर बुलिंग को साइबर क्राइम नहीं माना गया था। ठीक, उस टाइम साइबर बुलिंग आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं था, बट जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ी भारत में, तो फिर देखने को मिला कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बुलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर। ठीक, तो उसका नुकसान क्या हो रहा था कि बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे थे, उनकी जो मानसिक वृद्धि थी उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी, है ना। तो जो बहुत से ऐसे केस हुए कि बच्चों ने साइबर बुलिंग का शिकार होकर सुसाइड तक कर लिया था। ठीक है, तो जैसे ये केस बढ़े तो उसके बाद आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में साइबर बुलिंग को साइबर क्राइम में कि साइबर क्राइम में ऐड कर लिया गया था। ठीक है, इसको भी क्राइम माना गया है। ठीक है सर, तो कभी भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो, या कहीं भी इंटरनेट से रिलेटेड आप काम कर रहे हो और किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हमेशा कोशिश करना वैसा व्यवहार रखना कि जैसे हम नॉर्मल अपनी सोशल लाइफ में रखते हैं, है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, किसी के साथ कोई गाली गलौज ना हो, तुम अपना अच्छे से रहो, हम अपना अच्छे से रहते हैं, है ना। तो इस टाइप से ही व्यवहार आपको रखना है सोशल मीडिया के ऊपर, एक सभ्य टाइप का आपको व्यवहार रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल आपको ग्राफिकली शो करने की कोशिश की गई है कि जैसे ऊपर वाला आपको जो इमेज है तो उसमें बताया गया है कि कैसे बच्चे को तंग किया जा रहा था, है ना, अलग अलग टाइप के नाम पुकार के। ठीक, नेक्स्ट जो नीचे वाला है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस टाइप से छोटे बच्चों के साथ साइबर जो बुलिंग थी वो की जा रही थी, है ना, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी ये चीज़ होती थी, खासकर महिलाओं के साथ की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका साइबर स्टॉकिंग। तो हम स्टॉकिंग से समझते हैं कि किसी पे लगातार निगरानी रखना, है ना। एक सेकंड, ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग से हम समझते हैं कि नॉर्मल स्टॉकिंग से ही समझते हैं कि किसी पर्सन पे हम अगर लगातार निगरानी रख रहे हैं, है ना, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, है ना, अभी हाल फिलहाल वो कहाँ पर है ना, उसकी क्या क्या मूवमेंट हुई है, तो हम क्या स्टॉकिंग करते हैं ये। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन, है ना, क्लियर हमें इंडिकेशन दे देता है कि वो मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है, मेरे साथ कोई दोस्त, जैसे एग्जांपल के लिए कोई लड़की है ना, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया फेसबुक से मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि लड़की की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो मेरे साथ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाह रही सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, उसने अपनी ओर से क्लियर इंडिकेशन दे दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के अलग अलग फेक प्रोफाइल बना के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, उसकी आईडी का पासवर्ड लेके, है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रही है। ठीक, अपने दोस्तों की आईडी खोल के मैं उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा हूँ, उसके स्टेटस देख रहा हूँ, या उसके मैसेज बॉक्स में अपने मैसेज डाल रहा हूँ, है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तरफ से जो क्लियर इंडिकेशन है उसके बाद भी मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाता है आपका साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आ जाता है ना। किसी पे भी लगातार अगर उसकी मर्जी के बिना आप निगरानी रख रहे हो तो ये एक टाइप का साइबर क्राइम है। ठीक है, ये तो हो गया हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात। और दूसरा इसमें केस आ जाता है कि हिडन कैमरा लगे, जो हिडन कैमरा या सीसीटीवी कैमराज होते हैं, कि चेंजिंग रूम में आपने सुना होगा कि हिडन कैमरा लगा दिया जाता है ना, या कहीं पर भी किसी की एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए हिडन कैमरा आपने लगा दिया है, तो वो भी अगर सामने वाला पर्सन अनअवेयर है कि कहीं कैमरा हाइड है और वो आप उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो भी आपका साइबर क्राइम है ना। जैसे हाल फिलहाल हैदराबाद का केस है, तो वहाँ पर क्या था कि एक पर्सन था, उसने क्या किया है, सीसीटीवी कैमरा अपने घर में लगाया है
पर कैमरा का फेस कर दिया पड़ोस वाले घर में, ठीक है। वहाँ पर कुछ लड़कियां रहती थी, वो उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहा था कंटिन्यू। तो जब वो पकड़ में आया तो उसके ऊपर आईटी एक्ट के मुताबिक जो केस बनता था साइबर स्टॉकिंग का, वो उसके ऊपर लागू हुआ था। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, होता है। नेक्स्ट आ जाता है साइबर ग्रूमिंग। ठीक है, जो साइबर ग्रूमिंग है ये हमारे साथ भी होती है, वो ज़्यादातर होती है बच्चों के साथ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है पहले हमारे साथ रिलेशनशिप में आता है। ऑनलाइन मुझे पहले किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, उसके साथ मैं थोड़ा सा फ्रैंक हुआ। और ह्यूमन नेचर क्या है कि किसी के साथ अगर हम लंबे टाइम तक बात करते हैं तो उस पर हमें भरोसा हो जाता है ना। किसी के साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीने अगर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, चाहे हमारे लिए वो पर्सन अननोन ही है, पर फिर भी एक भरोसा उसके ऊपर बन जाता है हमारा। ठीक है, तो इसी भरोसे का फ़ायदा करके क्या किया जाता है, सामने वाला पर्सन हमें कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। जैसे हो सकता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, हो सकता है कि वो अपने भरोसे में लेके हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले, है ना, या हमें कोई लालच दे के हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ले। तो ये आ जाता है आपका साइबर ग्रूमिंग में। तो जो स्टार्टिंग का इनिशियल पीरियड था तो ये बच्चों के साथ ज़्यादा होता था। तो जो ज़्यादा एज के पर्सन है वो बच्चों के साथ क्या है, कोई ना कोई लालच दे के, कोई उपहार दे के बच्चों के साथ दोस्ती बना लेते थे, और बाद उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर लेते थे। तो अक्सर आपके बच्चे अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो ध्यान रखिए, जितनी भी पेरेंट कंट्रोल एप्लीकेशंस आज की डेट में आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगी, है ना, ओपन सोर्स में बहुत मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उनको यूज़ कर सकते हो कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहीं कोई किसी गलत संगति में तो नहीं है ना, कोई गलत पर्सन उसके साथ फ्रेंड में तो नहीं है ना। तो आप इनके बारे में आगे जो नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी उनके बारे में आपको पेरेंट कंट्रोल जो एप्लीकेशन है उनके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चा आपका क्या कर रहा है ना। बच्चों को हाथ से आप फ़ोन तो नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। या वैसे भी आज का टाइम ही ये आ गया है कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। तो उस टाइम आपका ये फ़र्ज हो जाता है कि चलो बच्चे जो कर रहे हैं कम से कम मुझे वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पेरेंट कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं उनकी यूज़ कर सकते हो, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, गूगल के द्वारा दी गई हैं, बाकी और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा दी गई हैं। तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका साइबर टेररिज्म। ठीक है, साइबर टेररिज्म से मतलब कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी है ना, या कोई भी एक्टिविटी जिससे देश की एकता, अखंडता या संप्रभुता पे असर पड़ता है, या फिर पब्लिक में कोई खतरे की या वो भय की भावना पैदा होती है हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, तो वो साइबर टेररिज्म कहलाया जाता है ना। आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से ये पेजेस हैं, है ना, या बहुत से ऐसे प्रोफाइल हैं जो क्या करेंगे, एक धर्म के लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ बोलेंगी, है ना। तो वो एक वाले दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, तो ऐसा करके आजकल, है ना, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन पैदा की जा रही है सोसाइटी में। तो अगर गलती से हमारे से भी कोई ऐसी पोस्ट हो जाती है, मान लीजिए कोई पोस्ट किसी ने की है ना, किसी दूसरे धर्म के लोगों को वो गालियाँ दे रहे हैं, या किसी दूसरे धर्म के जो देवी देवता हैं या जो उनके पूजनीय हैं उनके बारे में किसी ने कोई गलत पोस्ट डाल दी। अब मैंने क्या किया, उसको रीपोस्ट कर दिया या दोबारा फिर शेयर कर दिया, है ना। जो पोस्ट मैंने शेयर की है, अगर उसके कारण कोई दंगा फैलता है ना, या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है उस मेरी सिर्फ एक पोस्ट की वजह से, है ना, जहाँ पर बहुत मास इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में लिया जाता है हमेशा ही। ठीक है, आपकी आतंकवाद से रिलेटेड भले ही कोई एक्टिविटी नहीं हो, पर आपकी एक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं हिंसा फैलने का डर पैदा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ऐसे पेज जो इस टाइप के एक्टिविटी करते हैं उनसे अलग रहें, है ना। उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पोस्ट को लाइक करना, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना। यूट्यूब में अलग अलग आपको चैनल मिल जाएंगे जो देश के खिलाफ जाते हैं, है ना, देश के खिलाफ बातें करते हैं। तो इस टाइप से जो यूट्यूब चैनल हैं उनके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि उनके लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल बैन किए हैं
है ना, जिनसे उनको लग रहा था कि ये इन चैनल की मदद से कहीं ना कहीं हिंसा फैल सकती है या पब्लिक में भय का माहौल पैदा हो रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप यूज़ करते टाइम ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप किस ग्रुप में जुड़ रहे हो, किस में नहीं, है ना। ऐसा ना हो कि आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग ऐसी कर रखी है कि कोई भी पर्सन आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दे रहा है ना। जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरे तरीके से बैन है ना। ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना ही अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, ना ही उसके बारे में सर्च कर सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। तो अगर कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कंटिन्यू ऐसी पोस्ट आ रही हैं जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट आ रहा है, ठीक है, और हम सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा हैं, है ना, और कोई एक वीडियो हमने डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है, ना हमने देखा है ना कुछ किया है, तब भी हमने एक साइबर क्राइम कर दिया है। ठीक है, कभी भी आपके फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फोरेंसिक के लिए आपका फ़ोन भेजा जाएगा, तो आपके फ़ोन से अगर ऐसा कोई कंटेंट निकलेगा तो आपके साइबर क्राइम एक्ट के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए जो भी सेक्शन होगा वो आप पे लागू होगा। ठीक है, कोई भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें अनाप शनाप से धर्म से रिलेटेड बातें चलती हैं, मतलब धर्म, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना ही नहीं है ना। आप किस पेज को लाइक कर रहे हो ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, किस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो ये आपके पास होना चाहिए कंट्रोल पूरा। ठीक है, तो आगे जो आपकी प्राइवेसी सेटिंग की क्लास होगी तो उसमें व्हाट्सएप का हम कवर करेंगे कि व्हाट्सएप में क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग आप रख सकते हो। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई जो पहले क्लास चली है इनमें की सर कोई डाउट हो? अनऑथराइज्ड ग्रुप में अपने आप जोड़ते समय हम उसको कैसे रोकेंगे? क्या सर बताइएगा? कोई भी अगर ऐसे ग्रुप वाला जो भी है जो देश में विद्रोह फैलाना चाहता है, हम्म, उस वो हमारा नंबर से कैसे भी सेव याद करके सेव उसमें याद कर दिया मान लो, उसको हम ऐसे हम रिलीगेट होने से हो जाएगा क्या, और भी उसमें ग्रुप में ऐड ही रहेगा हम? नहीं, व्हाट्सएप में आपकी क्या रहती है, आपकी सेटिंग होती है ना, कि कौन पर्सन आपको ग्रुप में जोड़ सकता है। अगर आपने उसको एवरीवन कर रखा है तो कोई भी पर्सन आपको किसी भी ग्रुप में जोड़ सकता है। अगर आपने उसको कॉन्टैक्ट कर रखा है, कॉन्टैक्ट, है ना, तो क्या होगा, सिर्फ जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पर्सन है सिर्फ वही आपको उस किसी भी ग्रुप में जोड़ सकते हैं। अगर नोबडी कर रखा है तो कोई भी आपको अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप में नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है, जैसे आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए हमने क्या किया था, एक लिंक भेजा था, है ना, जैसे आप लिंक पे क्लिक कर रहे थे आप ग्रुप में जुड़ जाते थे। ठीक है, जी सर। तो सिर्फ उसी तरीके से ही आप किसी ग्रुप में जुड़ सकते हो कि अपनी मर्जी से आप जुड़ रहे हो। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से, मतलब कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं जोड़ पाएगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है सोशल मीडिया की उसमें देखेंगे कि क्या क्या सेटिंग हमें रखनी है। ठीक है सर, जी सर। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं रिपीट आगे। अगेन सर, रिपीट सर। और जी जी, बताइए बताइए सर। सर ये जैसे आप बोल रहे थे कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गया है, तो हमको पता लगेगा कि हमारा कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो रखा है? हमको कैसे पता लगेगा सर? हाँ, इसी के बारे में मैं बताता हूँ कि कभी भी आपका कंप्यूटर या मोबाइल की ही बात करें कि अगर हमारा मोबाइल हैक हो गया है, ठीक है, तो हैक होने का मतलब ये है कि किसी भी हैकर ने आपसे कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाई है ना। हो सकता है कि उसने कैसे किया हो कि कोई आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला हो, है ना, उसी सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसने अपनी जो हैकिंग वाली एप्लीकेशन थी वो भी डाउनलोड करवा दी, या फिर डायरेक्टली ही उसने आपको लिंक भेजा उस एप्लीकेशन का, आपने कर दी। तो कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है जो हैकिंग कर रही है ना, आपकी जो भी काम है उस पर नज़र रख रही है ना, तो वो क्या होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा आपके मोबाइल में चीज़ आएगी तो आपके मोबाइल का बिहेवियर चेंज होगा, है ना। कि जैसे हम बात करते थे कि कभी वायरस आता है ना, हमारी बॉडी में कोई वायरस आया है तो हमारी बॉडी का बिहेव चेंज होता है ना, बॉडी क्या होगी सर कि थोड़ा गर्म टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, थोड़ी थकावट सी महसूस होगी, है ना। कि जैसे कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना भी एक टाइप का वायरस था, जैसे ही वो हमारी बॉडी में आया तो बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया कि थकावट सी होने लग गई, गले में खराश रहने लग गई, बुखार आना शुरू हो गया, है ना, तो हमारी बॉडी ने बिहेव चेंज किया। वैसे ही अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन डलती है ना, जो आपके
फ़ोन के साथ या मोबाइल के साथ कोई मेलिशियस एक्टिविटी कर रही है तो आपका मोबाइल भी अपना बिहेवियर चेंज करता है। बिहेवियर चेंज वो कैसे करेगा कि आपका बैटरी कंजप्शन है, सबसे पहले आपकी बैटरी कंजप्शन ही बढ़ेगा। कि पहले मान लीजिए कि मेरे मोबाइल की बैटरी 20 घंटे या 24 घंटे चल रही थी, अगर अभी वो 12-13 घंटे में ही डिस्चार्ज हो जा रही है तो इसका मतलब कि फ़ोन में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है। दूसरा, सर आपकी जो फ़ोन की स्पीड है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। किसी एप्लीकेशन पे मैं अगर किसी आइकन पे मैं क्लिक कर रहा था तो तुरंत वो पहले एप्लीकेशन खुल जा रही थी। अभी क्या हो रहा है, किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो बहुत टाइम ले रही है खुलने में, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि फ़ोन में कोई ना कोई गड़बड़ है। तीसरा, आप कैसे देख सकते हो कि आपका जो कोई भी, अगर आपके फ़ोन को किसी ने हैक किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपके फ़ोन से कोई ना कोई डेटा उसके जो हैकर है उसके पास जा रहा है, जो उसका हैंडलर है ना। तो आपका जो मोबाइल डेटा की कंजप्शन होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। हैकिंग में होता क्या है ना, जनरली अगर बात करें तो हैकिंग में क्या करते हैं कि आपके फ़ोन में पहले कोई अपना वायरस डाल दिया या कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपके फ़ोन का डेटा एक जगह इकट्ठा करेगा, है ना। आपकी फ़ोटोज़, आपके फ़ोन में कोई गाने होंगे या कोई भी रिकॉर्डिंग्स होगी, उनको एक जगह इकट्ठा करेगा और उसके बाद अपने हैंडलर को वो डेटा जो भी उसने इकट्ठा किया वो भेजता रहता है। ठीक है। जब जब वो डेटा भेजेगा उस टाइम क्या होगा, आपका मोबाइल डेटा यूज़ होगा, आपका इंटरनेट यूज़ होगा। मान लीजिए कि मैंने क्या किया था, मैं 12 बजे रात को सो रहा हूँ और सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ। ठीक है। और मैंने सुबह उठ के देखा कि मेरे फ़ोन का 50% डेटा खत्म हो गया है ना, या फिर 100 MB, 200 MB, 300 MB कुछ भी डेटा मेरा खत्म हुआ है। तो अब उस टाइम तो मैं सो रहा था, मैंने अपनी डिवाइस यूज़ नहीं की है, इसका मतलब मेरे मोबाइल से कोई ना कोई डेटा बाहर पक्का गया है ना। अगर मैंने यूज़ नहीं किया है तो किसी ना किसी एप्लीकेशन ने वो डेटा यूज़ किया है। तो ये कुछ बिहेवियर चेंज है आपके मोबाइल के कि जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ आपका डिवाइस हैक हो गया है। तो सर तो हम इस 169 से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताइए सर। सर नेट नेट हमेशा ऑन रहने से ठीक है कि बंद रहने से ठीक है? नेट देखिए, जब आपको यूज़ करना है सिर्फ उसी टाइम आप ऑन करो। है ना, 24 घंटे नेट को ऑन करना भी सही प्रैक्टिस नहीं है। ठीक। खासकर हैकिंग की अगर बात करते हैं तो हैकिंग में क्या होता है ना, जो आपको फिशिंग लिंक दे के हैकिंग की जाती है। एक तो होता है आपकी एप्लीकेशन के थ्रू हैकिंग, एक होता है आपकी जो वेबसाइट का कोई लिंक दे दिया है ना, उस टाइप का लिंक दे दिया और आपके साथ हैकिंग कर ली। तो अगर उस टाइप की हैकिंग हो रही है जहां आपको किसी लिंक पे आपने क्लिक किया था और उसने क्या किया, आपके कैमरा का एक्सेस ले लिया है, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले लिया है, तो अगर आपका नेट ऑफ रहेगा तो वो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होगा कि जब जब जैसे मेरा एक बार अगर नेट ऑफ करके, सॉरी पहले मेरा नेट ऑन था जब मेरे साथ वो हैकिंग हुई, अगर मैंने नेट ऑफ करके दोबारा फिर ऑन कर लिया है तो उसका कनेक्शन वो कट जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल डेटा ऑन करके रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है। आपको जब काम पड़ रहा है तब आप अपना इंटरनेट ऑन करो और काम करो। सर जैसे आपने बोले हैं कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू या कोई वायरस के थ्रू, तो हम उस एप्लीकेशन को हम पर अपना मोबाइल के इसमें देख सकता है कि जो ये कोई मतलब जिसको हमने डाउनलोड नहीं किया है और वो हमारा डाउनलोड हो गया है, ऐसा मतलब ढूंढ सकता है क्या मोबाइल? देखिए, मोबाइल की सिक्योरिटी की जब आपकी क्लास आएगी तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास आपकी वही है जो 3 बजे से रहेगा, कि आपको आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है। तो आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है और एप्लीकेशन मैनेजर चेक करना है। एप्लीकेशन मैनेजर में जितनी भी एप्लीकेशन होगी आपके मोबाइल में वो आ जाएंगी। ठीक है। उसमें आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम के लिए चली है ना। कोई सर ऐसी एप्लीकेशन जो आपने चलाई ही नहीं पर बैकग्राउंड में अगर वो चल रही है तो उसमें वो बता देगा कि ये 6-7 घंटे के लिए चली हुई है ना। कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरे फ़ोन में एक फेसबुक की एप्लीकेशन है ना, मैंने पूरे दिन फेसबुक चलाई ही नहीं है। तब जब मैंने अपने ऐप मैनेजर में चेक किया कि एप्लीकेशन का कितने टाइम के लिए चली है तो वहाँ 6 घंटे दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो एप्लीकेशन मेरी मर्जी के बिना चल तो रही है बैकग्राउंड में। ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन जो होती हैं तो उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, है ना। जो आपकी मोबाइल सिक्योरिटी की क्लास होगी उसमें डीप में बताई जाएंगी ये चीज़ें, है ना, प्रैक्टिकली मोबाइल कनेक्ट करके।
ठीक है सर, और कोई जैन क्वेश्चन सर है? 116 से और एक क्वेश्चन है सर। जी जी बताइए सर। सर जैसे आप बोला जो डाटा हमारा खर्चा होता है, तो सर हाँ हम तो जैसे हम लोग ने 84 दिन का भरता हूँ कि 60 दिन का भरता हूँ, हाँ, जो 6,666 रुपीज का ऐसे, तो उसमें से सर कितना खर्चा होगा नहीं होता है तो हमको पता नहीं चलता है। नहीं, आप अपना मोबाइल डेटा कंजप्शन देख सकते हैं। जैसे आप ऐसे नॉर्मली भी अपने अगर जियो का आप रिचार्ज करवा रहे हो ना, जियो की एप्लीकेशन में जाओगे तो वो आपको बता देता है कि आपने दिन का इतना डेटा खर्च कर दिया है, इतना डेटा आपका बचा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। दूसरा, मोबाइल में भी जाके अपनी मोबाइल की सेटिंग में भी जाके देख सकते हो कि आपका दिन का इंटरनेट कितना खर्च हुआ है। ठीक है, जो जो आपके डाउट है ना, जो अभी अभी डाउट आ रहे हैं, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन की क्लास सर होगी तो इसमें ये पक्का डाउट आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये सेटिंग यहाँ पर मिलेगी, ये सेटिंग यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि उसके लिए मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड हाफ में वो चीज़ करेंगे। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभी काफ़ी आपके साइबर क्राइम बचे हुए हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिशिंग, है ना। फिशिंग से आप क्या समझते हो? मतलब जो नॉर्मल फिशिंग रहती है, जिसमें टाइप कर देता हूँ, है ना, ये भी फिशिंग है जो मैं टाइप कर रहा हूँ। इस फिशिंग से क्या समझते हो? जो नॉर्मली आपने ही फिशिंग की होगी, मछली पकड़ी होगी कभी। हाँ, मछली के नाम से। सर वो मच्छी पकड़ने वाला जो होता है वो उसको फिशिंग बोलता है, जो हाँ, बाहर मछली समुद्र में जाता है सर फिशिंग के लिए, मच्छी पकड़ने मछली पकड़ने को मछुआरे फिशिंग के बोलते पास हैं, नहीं है ना। जाना, तो तार रहता है। मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है ना, कि एक जो कांटा लिया, कांटे पे कुछ ना कुछ मछली के लिए लालच लगा दिया जाता है ना, खाना लगा दिया जाता है। जैसे ही मछली उस खाने को खाने आती है तो मछली उस जाल में फंस जाती है, उस कांटे में फंस जाती है। तो सेम चीज़ हमारे साथ की जाती है ना। हमें कोई ना कोई लालच दिया जाता है ना, कोई ना कोई लुभावना ऑफर दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है आपकी लॉटरी लगी है, बोल दिया जाता है हाँ आपको आज का 3 GB डेटा एयरटेल की तरफ से मिल रहा है ना, बोल दिया जाता है कि आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरफ से 500 या 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है ना। इस टाइप से कुछ भी मैसेज में बोला जा सकता है ना, कोई ना कोई लालच दिया जा सकता है आपको। तो ऐसे ही हमें लालच दिया जाता है। जैसे ही हम उस दिए गए लालच को, तो उसके जो दिए गए लालच को ऊपर विश्वास कर लेते हैं, है ना, हम एक बार मान लेते हैं चलो क्लिक करने से हमारा क्या जाएगा, 3-4 GB डेटा ही तो मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही उस लालच में अगर हम आ जाते हैं तो उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारे साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर दिया जाता है। और जो आपको लिंक भेजे जाते हैं, फिशिंग लिंक भेजे जाते हैं, खासकर आपको जो लालच दिया जाता है, ये इस टाइप का जो मैं एग्जांपल दे ही रहा था आपको पहले, तो वो आपका लालच दिया जाता है आपका सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको हैक करने के लिए, है ना, आपके जीमेल के अकाउंट को हैक करने के लिए, आपके फेसबुक के अकाउंट को हैक करने के लिए, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप यूज़ कर रहे हो इनके अकाउंट्स को हैक करने के लिए ऐसे लिंक भेजे जाते हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसके अकाउंट को हैक करने के लिए भी ऐसे ही लिंक भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर आपको कोई लालच दे रहा है ना, उसके बाद बोल रहा है नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर दो, है ना, तो ये क्या है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, फिशिंग, है ना। पहले लालच दिया, फिर आपको जाल में फंसा लिया गया। ठीक है, लालच किसी टाइप का भी हो सकता है। ये जो फिशिंग आपके साथ की जाती है ना, तो इनकी तरफ से कोई भी अगर आपको मैसेज आएगा, है ना, KYC का हो गया या बिजली का बिल की एग्जांपल दे रहा था, 5G अपग्रेडेशन की हो गई, तो इसके साथ वो क्या कर देते हैं, एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं, है ना। उसमें आपको मैसेज में पक्का कहीं ना कहीं लिखा रहेगा 30 मिनट के अंदर या 5 बजे तक या आज शाम तक, है ना, इस टाइप का एक आपको टाइम दे देंगे कि ये ऑफर आपके लिए सिर्फ आधे घंटे के लिए ही है, आधे घंटे में अगर आपने क्लिक कर दिया तब ठीक है, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये टाइम लिमिट इसलिए दी जाती है ताकि आप कुछ भी सोच ना पाओ, कुछ भी समझ ना पाओ, है ना। अब हड़बड़ी में वो जल्दी जल्दी वो काम कर दो जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी ऐसे मैसेज अगर आपको दिखेंगे, अगर उसमें
फेयर ऑफ मिसिंग आउट है ना। फेयर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि आपको मैसेज देख के लग रहा है कि अगर मैंने इसके द्वारा बताया गया काम नहीं किया तो मैं ये ऑफर मिस कर दूंगा, है ना। या फिर उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी है। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब कि बिजली का जो आपने अगर बिल नहीं दिया तो शाम तक आपके घर का बिल, बिजली का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा, है ना। उसमें क्या कर दिया, शाम तक का उसने टाइम दे दिया, तो आपके लिए वो अर्जेंट हो गया काम कि अगर मैंने शाम तक नहीं किया तो मेरा तो घर का कनेक्शन कट जाएगा बिजली का, है ना। या आपने केवाईसी नहीं की तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, है ना। तो आपने उसने क्या कर दिया, एक तो सेंस ऑफ अर्जेंसी डाल दिया उस मैसेज में और फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अगर किसी भी मैसेज को देख के इन दोनों में से आपको कोई चीज़ लग रहा है कि हाँ ये तो इस टाइप की फीलिंग आ रही है इसको देख के, तो वैसे मैसेज पे आपको कभी भी विश्वास नहीं करना है, ठीक है। फिशिंग लिंक में होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, आपको ऐसे ही एक लिंक बनाया अमेजोन का और आपको भेज दिया और बोला कि ये अमेजोन की तरफ से आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिला है ना। अगर आप इस गिफ्ट वाउचर को क्लेम करना चाहते हो तो नीचे एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, एक अमेजोन का पेज खुल के आएगा, ठीक है। उसमें आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो आपको भी लगेगा कि हाँ अमेजोन अगर मुझे 1000 रुपये या 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे रहा है तो उसके लिए मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड तो बताना पड़ेगा, तभी मेरा लॉगिन होगा। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका अमेजोन पे लॉगिन तो नहीं होगा, पर होगा क्या कि आपका वो यूजर नेम पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उस वॉलेट में कोई अमेजोन के जो वॉलेट है उसमें अगर पैसे रखे हैं तो उसको निकाल लेगा, या आपकी सेम टाइम का क्राइम करेगा फेसबुक से, या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आपको एसबीआई का भेजेगा। तो अपने से रिलेटेड वो आपके अकाउंट में कोई भी लॉगिन करके एक्टिविटी कर सकता है ना। हो सकता है ऐसा ही कर दे कि फेसबुक का आपका अकाउंट हैक किया और उसके बाद आप ही से पैसे की डिमांड कर दी कि आपका अकाउंट मेरे पास है अभी, है ना, आपका फेसबुक का जो भी है अभी लॉगिन मेरे पास है, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब क्या है अगर आपको अपना आपका अकाउंट चाहिए तो मुझे इतने पैसे दो, है ना। हो सकता है आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल करे। तो ये चीज़ें होती हैं फिशिंग, है ना, इसी को बोला जाता है फिशिंग, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपको लिंक पे जो भी आपको लिंक मिलेगा उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको जो वेबसाइट खुल के आएगी, है ना, आपको लगेगा कि हाँ ये तो वेबसाइट दिखने में हूबहू, अगर एसबीआई का है फिशिंग लिंक वो, तो हूबहू वो एसबीआई की ऑनलाइन की जो वेबसाइट है ना, ऑनलाइन एसबीआई की सॉरी जो वेबसाइट है तो उसकी तरह ही देखने में मिलेगा, पर जो ऊपर लिंक दिया गया होगा वो आपको ओरिजिनल लिंक नहीं होगा, है ना। वो वेबसाइट क्या की गई है, क्लोन की गई है और आपको भेज दी गई है ताकि आपका ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड आपसे ग्रैब कर लिया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली ये किस लिए किया जाता है फिशिंग अटैक, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो कि आपका जो कस्टमर आईडी या जिसको हम यूजर नेम बोल देते हैं, आपकी पिन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, है ना, इस टाइप की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए की जाती है। आजकल तो आपने सुना होगा, है ना, 1-1.5 महीने पहले की ही बात है, तो एक क्रिमिनल पकड़ा गया था। वो क्या करता था, गूगल फॉर्म, है ना, आप सभी ने सुना होगा गूगल फॉर्म के बारे में, वो फॉर्म जिसपे आपके सुबह अटेंडेंस ली थी आपसे, है ना, उसने क्या किया था, एक गूगल फॉर्म बनाया और उसमें सिर्फ 4-5 लाइनें ऐड कर दी यही वाली कि क्रेडिट कार्ड नंबर, है ना, कस्टमर नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, ठीक है। और ये फॉर्म उसने दुनिया भर के लोगों को भेजा। एक गूगल फॉर्म बनाने में एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, आप अपने अकाउंट से कितने भी गूगल फॉर्म बना सकते हो, है ना। उसके लिए कोई आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई बड़ी ज़्यादा कोडिंग की जरूरत कुछ नहीं है ना। सिंपल उसने क्या किया था, 1-2 मिनट के अंदर अंदर एक पेज बनाया और ऐसे लोगों को भेज दिया, और बहुत से लोगों ने उसमें अपनी डिटेल भर के उसको दे भी दी, ठीक है। और जो ये आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है ना, या अक्सर बोला जाता है कि जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, पर हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर केस में आपका ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपका सीवीवी नंबर अगर मिल जाता है तो उससे ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है ना। अगर कोई भी आप, जैसे किसी को पता है कि किस केस में है ओटीपी नहीं मांगेगी कोई भी आपकी वेबसाइट, कोई बता सकते हैं कि अगर किसी ने, आप में से अगर किसी ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो भेज दी है ना, उसमें मैंने आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर देख लिया, आपका नाम देख लिया, उसमें एक्सपायरी डेट देख ली और सीवी नंबर देख लिया, ठीक है। अब बिना ओटीपी के क्या मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ?
नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और कोई बता सकते हैं? सर ओटीपी तो आता है सर, सीवीवी नंबर देके ट्रांजैक्शन करने से भी ओटीपी आता है, लेकिन हैकर अगर कोई दूसरा मतलब अपना टैक्टिस अपना रहा है तो वो तो नहीं हम इतना बता सकते, नॉर्मली जो लेकिन जितनी भी नॉर्मली ओटीपी आएगा सर। हाँ, नॉर्मली जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए ओटीपी आएगा, है ना। जहां हम नॉर्मली हाँ। बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी आपकी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगी, है ना, देश के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें आपका ओटीपी आएगा। पर जहां पर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर कोई भी ओटीपी नहीं आता। मान लीजिए कि मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, वो मैं इंडिया के बाहर भी यूज कर सकता हूँ ना। तो इंडिया के बाहर अगर मैं जाऊंगा, क्या मेरा जियो का नेटवर्क आएगा? जियो का नेटवर्क नहीं आएगा, इसका मतलब मेरे पास ओटीपी तो नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनी की भी मजबूरी है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको ओटीपी से अलग रखा जाता है, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर आप विदेश में कहीं जा रहे हो, वहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, वहां पर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको नेटवर्क नहीं दे पाएगा, है ना। वहां पर ओटीपी आपके पास आएगा ही नहीं, तो आप वहां पर कार्ड को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया गया, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है इससे ओटीपी को हटा दिया गया है ना, शुरू से ही हटा है। तो जितनी भी इंटरनेशनल, अगर आपने सिर्फ इतनी डिटेल दे दी और उसके बाद मैं कहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ आपका कार्ड क्लोन करके, तो क्या होगा, कहीं भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं वो आपको पक्का वो बताते हैं कि आपकी जो लिमिट है ये 1 लाख है, और जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 10,000 है या 20,000 है या 1 लाख भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कभी नहीं कर रहे, तो अपने जो जिस भी कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे, हर कंपनी का अलग अलग इंटरफेस होगा, तो वहाँ पर जाके अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ करके रख सकते हो, है ना, ताकि कल को आपने सीवीवी किसी को दे भी दिया तब भी वो ट्रांजैक्शन ना कर पाए। ठीक है सर, पॉइंट मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्लियर हुआ? क्लियर सर, क्लियर। चलिए ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं फिशिंग की। सर एक बात पूछता हूँ सर। जी बताइए। सर जैसे कि डेबिट कार्ड दो प्रकार का होता है, एक इंटरनेशनल कार्ड है और एक इंटरनेशनल नहीं है। हाँ तो सर अगर इंटरनेशनल कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हाँ, जो इंटरनेशनल कार्ड नहीं है उससे इंटरनेशनल नहीं, उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं सर? है ना। और मैक्सिमम जो आपके डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड आपको डोमेस्टिक ही मिलते हैं, जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं वो इंटरनेशनल मिलते हैं। सर आपका आवाज फट क्या आ रहा है सर? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आवाज जैसे, फट क्या आ रहा है सर? ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जब तक आप बैंक से रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, वो तब तक आपको डोमेस्टिक ही देते हैं, ठीक है। पर जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है, वो ऑलरेडी आपका, है ना, हो सकता है किसी किसी कोई बाय डिफॉल्ट वो बंद करके रखते हो, पर मैक्सिमम का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट कार्ड के केस में ऑन रहता है। अच्छा ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, तो फिशिंग से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, कभी भी किसी टाइप की भी इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, है ना। कोई भी आपके पास लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें, कोई भी अननोन सोर्स से लिंक आता है ना। ये लिंक भेजे कैसे जाते हैं, मेल के थ्रू भेजे जाते हैं मेनली, ठीक है। तो आपकी मेल आईडी पे कोई भी अननोन पर्सन या कोई भी अननोन कंपनी आपको भेज रही है जिसके साथ आपका कोई नाता नहीं है, अगर वो किसी टाइप का लिंक आपको भेज रही है तो उस पर क्लिक नहीं करना है ना। सिर्फ ये जानने के लिए भी क्लिक नहीं करना है कि हाँ, क्लिक करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। कभी भी बैंक से रिलेटेड आपके पास कोई लिंक आता है ना, कि बोल दिया कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है ना, नीचे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके दोबारा एक्टिवेट करवा लो। आपका एसबीआई का क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, नीचे लिंक दिया गया, क्लिक करके आप वो कर लो, एक्टिवेट कर लो। तो ऐसे केस में हमेशा पहले अपने बैंक को कॉल करना है, उसी के बाद ही कोई कार्रवाई करनी है ना। सीधा घबरा के या डर के उस लिंक पे क्लिक नहीं कर देना है, पहले बैंक के साथ कांटेक्ट करो, उससे कंफर्म करो कि हाँ एक्चुअली मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, एक्चुअली मेरे अकाउंट को केवाईसी की जरूरत है, एक्चुअली मेरे अकाउंट के साथ वो आधार का लिंक नहीं था,
ना, इसलिए मेरे पास लिंक ये आया है। तो ये चीज़ें आपको फिशिंग से बचने के लिए करनी है। तो मेनली इसमें आप बचने का यही है कि कहीं से भी आपको अननोन सोर्स से कोई लिंक आ रहा है उस पर भरोसा ना करो, है ना। व्हाट्सएप में आजकल दुनिया भर के चलते हैं कि ये जो जियो की तरफ से, है ना, 5वीं सालगिरह है, वर्षगांठ है जियो की, तो इसने 5 GB डेटा दिया है सभी को, ये नीचे लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करो, है ना। तो ऐसे लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना। आपका डेटा, कोई 5 GB डेटा आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ आपसे ले ली जाएगी बस, ठीक है। आप मतलब जैसे अभी हम लगभग 60 के आसपास पर्सन जुड़े हैं आपस में, तो आप में से बहुतों को ऐसे लिंक आए होंगे जहाँ 5 GB 6 GB डेटा आपको देने की बात की गई होगी, है ना, लिंक पे क्लिक करने के बाद, है ना। आप में से कईयों ने किया भी होगा। तो आज तक कोई ऐसा पर्सन है आप में से कि जिसको उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डेटा मिला है? नहीं मिला सर। नहीं मिला, है ना, किसी को भी नहीं मिला। और लिंक क्लिक किया होगा, हम में से बहुतों ने क्लिक करके आगे आगे जो जो डिटेल मांगी होगी उस पर डिटेल दी भी होगी, पर किसी को नहीं मिला होगा, क्योंकि एक्चुअल में उनका मकसद नहीं होता है आपको डेटा देना। उनका मकसद आपसे कोई लालच दे के पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, तो वो ऐसे करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सर और एक चीज है, जैसे कभी कभार जैसे खास दिन, जैसे आज रामनवमी है, हाँ हाँ आपके लिए कुछ भेजा गया है, इस लिंक को क्लिक करें, सर इसमें भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, इसमें भी मतलब लिंक किसी टाइप का भी हो, उसमें आपको एक बार शक करना है। जैसे रामनवमी है आज, तो जो आपकी कल सुबह की क्लास है, सुबह की क्लास है यूजर नेम पासवर्ड हैकिंग की, ठीक है। सर तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो कल आपको बधाई संदेश भेजेंगे रामनवमी के नाम पे, ठीक है, एक लिंक भेजेंगे, आपको बधाई संदेश देंगे, और बहुत अच्छा सा आपको, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप बहुत अच्छा सामने पेज खुल के आएगा, है ना। आपको आपका नाम ऐसे 3D में घूमता दिखाई देगा, ऊपर नीचे रंग बिरंगे कलरों में लिखा होगा कि हाँ रामनवमी की बधाइयाँ, रामनवमी की बधाइयाँ, है ना। तो इस टाइप के मैसेज आपको मिले होंगे, ऑलरेडी मिले होंगे बहुतों को। सर वो तो बहुत आता है, उसको इग्नोर करते हैं तो। तो कल इसी चीज का डेमो करके देखेंगे, कल की जो पहली क्लास रहेगी ना, उसमें इसी चीज का डेमो करके देखेंगे। रामनवमी की बधाई देंगे हम आपको, है ना। आपको अच्छी सी, बहुत अच्छी पेज बना के, बहुत अच्छा 3D टाइप का मैसेज देंगे, है ना, बहुत बहुत बधाई। और उससे हम क्या करेंगे, आपका फोन हैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर ऐसा वाला लिंक को पता करने वाला कोई ऐप है क्या सर? फ्रॉड वाला लिंक आया है आपको मोबाइल पे बोल के अनलॉक उसका करने भी, के लिए। जैसे आपकी जो कल की क्लास है, जो फिशिंग की क्लास है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे जो फेक लिंक होते हैं उनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है ना। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप जनरली लिंक को देख के भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये फेक है, ये असली है, ठीक ठीक है है। तो जो कल की क्लास रहेगी, जो फिशिंग की रहेगी, है ना, खासकर वो यूआरएल के ऊपर ही रहेगी ज़्यादातर। तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे किसी वेबसाइट को देख के या किसी यूआरएल को देख के कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्चुअल में सही है या गलत है, ठीक है सर। ओके सर। नेक्स्ट सर आता है ना, पहला जो हमने पढ़ा फिशिंग, दूसरा है विशिंग, है ना। फिशिंग में जो बोला जा रहा था कि आपको जो लिंक भेजा जा रहा है उसके बाद आपसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है ना। विशिंग में क्या होता है कि पर्सन अपनी वॉइस का इस्तेमाल करता है, मतलब अपने आपको कहीं ना कहीं फ़ोन करके आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और वो फ़ोन से ही आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, है ना। आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, बैंक से रिलेटेड काम, ये सारा वो कर लेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो हैकर है उसको कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, उसे लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, फेक पेज बनाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको फ़ोन करेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, है ना। आपको बोल देगा मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ या रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप से ये होता है विशिंग, जहाँ फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है स्मिशिंग, है ना। इनमें फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग में सिर्फ इतना सा अंतर है, एक में मेल को यूज़ किया जा रहा है या लिंक्स को यूज़ किया जा रहा है, दूसरे में एसएम अपना फ़ोन करके या वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड स्मिशिंग है, स्मिशिंग में आपका एसएमएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जो आपको एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन में आपके शो हो रहे हैं, है ना। जैसे योर केवाईसी हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यू विल गेट 1205 कैशबैक, है ना। इस टाइप के नीचे एक लिंक दे दिया गया है, ये आपको मैसेज के तौर पे मिलेगा, एसएमएस के तौर पे मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली काम इनका एक ही है ना।
तीन चीज़ें अलग अलग हैं पर काम इनका एक ही है, आपसे आपकी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल निकालना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिम स्वैप स्कैम, है ना। आज की डेट में ये सिम स्वैप का जो स्कैम है वो थोड़ा कम तो हुआ है पर बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है। ठीक, तो पहले क्या कैसे होता था कि पहले क्या किया जाता था कि आपके कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती थी, है ना। तो ऐसे ही आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपको सिम दे दी जाती थी, कोई भी बायोमेट्रिक आपकी जो वेरिफिकेशन है नहीं होती थी। पर आज की डेट में जो सिम दिया जाता है उसमें क्या है कि आपका जो आपका थंब इम्प्रेशन है उसको जो बायोमेट्रिक मशीन है उसके ऊपर लगाया जाता है, फिर उस इम्प्रेशन को जो आपने आधार कार्ड बनाते टाइम वहाँ पर अपना अंगूठे का निशान दिया होगा उसके साथ मैच कराया जाता है। अगर वो वेरीफाई कर देता है तभी आपको नई सिम इशू होती है ना। या हम बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें या कहीं नया नया लोन लेने जा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो प्रोसीजर सेम ही किया जाता है। पहले आपका अंगूठा लगाया जाता है एक बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर, सेंसर के ऊपर, जैसे ही वो मैचिंग हो जाता है उसके बाद आपको आपके आधार के साथ वो आपका बायोमेट्रिक मैच हो गया है तो आपको सिम इशू कर दी जाती है। ठीक है, तो पहले के टाइम में सिम दूसरे के नाम से निकालना बहुत इजी हो जाता था पर आज की डेट में थोड़ा टफ हुआ है पर नामुमकिन नहीं हुआ है ना। अभी भी क्या है कि जो आपको साइबर क्रिमिनल पकड़े जाते हैं जो खासकर आपके साथ पैसे का फ्रॉड करते हैं ना, फिर कॉल विशिंग करते हैं जो, तो उन वो जब भी पकड़े जाते हैं तो उनके पास 100 200 सिम मिलती हैं। तो उनको कैसे इतने सिम मिल गए और उनमें से एक भी सिम उनके नाम पे इशू नहीं होती है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई होगी। तो होता क्या है कि आप अगर किसी शॉप में गए हो सिम नहीं लेने गए हो और आपने मशीन पे एक बार अंगूठा लगाया, है ना, दुकानदार ने थोड़ा टाइम लिया और उसका दोबारा फिर बोल दिया अच्छा नहीं आपका तो स्कैन अच्छे से नहीं हुआ, दोबारा फिर स्कैन करो, है ना। आपने एक बार फिर अंगूठा लगाया, फिर उसने बोला नहीं अभी अच्छे से नहीं हुआ, एक बार फिर करो, तीसरी बार अंगूठा लगा दिया। तो हो सकता है अगर वो दुकानदार फ्रॉड करने वाला हो तो उसने क्या किया होगा कि 3 अलग अलग बार आपसे वेरिफिकेशन करवा ली है ना। आपके नाम से एक सिम नहीं 3 सिम इशू कर दी गई है। ठीक है, एक सिम तो वो आपको दे देगा, 2 सिम वो क्या करेगा किसी क्रिमिनल को दे सकता है। ठीक है, आपके एक आधार के ऊपर 3 सिम तुरंत इशू हो गई हैं। और नॉर्मली क्रिमिनल क्या करते हैं, खासकर जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड ही जो करते हैं या कैसे भी उन्हें सिम लेनी है, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि उन पर्सन को उन लोगों को पकड़ते हैं कि जिनमें जानकारी का अभाव हो, जिनको जानकारी कम हो। तो वो क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि किसी गांव में जाएंगे, है ना, गांव में सभी को पता है कि जनधन खाता हर पर्सन का खुल गया है। तो किसी भी बुजुर्ग को या कुछ है किसी ऐसे पर्सन को पकड़ेंगे जिसको थोड़ी नॉलेज कम है, उनको बोलेंगे कि हाँ आपका क्या है 500 रुपये आए हैं आपके जनधन अकाउंट में, आपकी पेंशन आई है। ठीक है, तो आपको पेंशन अगर लेनी है तो ये ऐसा करो, एक आप आधार कार्ड की कॉपी दे दो अपनी और ये मशीन है इसके ऊपर अंगूठा लगा दो। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी भी ले लेगा, अंगूठा भी लगा लेगा और वो फोटो भी खींच लेगा उसकी। ठीक है, तो उसके अकाउंट में बेचारे के 500 रुपये आएंगे तो नहीं, पर क्या होगा उसके अकाउंट से 500 रुपये चले जाए, सॉरी उसके नाम से सिम चली जाएगी। अच्छा, एक सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी भी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे नाम पे कितनी सिम है। सही बोला सर। है ना, तो सभी को लग रहा होगा कि कहाँ से पता चलेगा कि मेरे नाम से कौन सी कितनी सिम इशू हुई है कितनी नहीं इशू हुई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का पोर्टल है, टेफ को बोला जाता है उसको, है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उस पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ के अगेंस्ट में कितनी सिम इशू हुई है। ठीक है, कि मतलब मेरा अगर आधार कार्ड से सिम इशू हुई है तो मेरे आधार कार्ड से कितनी सिम इशू हो चुकी है आज तक, है ना। या उससे पहले किसी दूसरे आईडी कार्ड के ऊपर मैंने अगर सिम इशू कराई होगी तो उस आईडी के अगेंस्ट में कितनी सिम इशू हुई है वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले देख लो उसके बाद आप अपने अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, ब्राउज़र में आपको टाइप करना है जैसे नॉर्मली गूगल पे ही आप टाइप कर देना। जैसे इस टाइप का आपके पास गूगल का होम पेज आ जाएगा तो आपको यहाँ पर सर्च करना है टेफ कोप, TAFCOP। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाया गया पोर्टल है।
ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा सभी। जी सर। ये मैंने जूम किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप नोट कर लो पहले तो, इसके बाद आगे चलेंगे। तो उसका वेबसाइट ठीक है, ये है टेफको। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? एक सेकंड सर। अभी हमें करना क्या है, लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है ना। इसमें बताया गया है कि ये जो सर्विस अवेलेबल है आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, JNK, लद्दाख, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या ऐसे बहुत सी स्टेट्स का नाम है ना। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में फिलहाल ये सर्विस काम कर रही है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में हो जाएगी, है ना। अगर इन स्टेट से बाहर आपने कहीं सिम खरीदा है तो हो सकता है कि उस नंबर को ये यहाँ पर शो ना करें। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। किसी को चेक करना है कि उसके आधार से या कि उसके नंबर से कितनी सिम इशू है? कोई करना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा वाला कर दो 136 SHD मोहित बडल। अच्छा ठीक है, सब अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। 9365 9365 90 90 2283 2283। जी ठीक है, OTP आएगा आपके पास एक, टेफकॉप की तरफ से ही। जी। धीरे पैसा चला गया। हाँ OTP आए हैं, हाँ बताइए सर। इसको बताए हैं। हाँ हाँ बताइएगा, नॉर्मल OTP है, टेंशन मत लो। 795757 795 5757। 5757। चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी आपके मतलब जो ये सिम आपने ली है इसके लिए जो प्रूफ दिया होगा, है ना, उसके अगेंस्ट में सिर्फ एक ही सिम इशू है। जी ठीक है, जो आपका ये यहाँ पर शो कर रही है, ये सिम एक इशू है फिलहाल। फिलहाल। जी ठीक है, और किसी को चेक करना है? हाँ थैंक सर। यू सर। ठीक है, नंबर बताइएगा। सर 981 981 871 87 1 1 1992। 1992, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 98187 11992। सही सर। ठीक है, एक OTP आएगा आपके पास भी। 607377 60 7377। 7377। ठीक है, आपके नाम पे भी जो है एक ही सिम इशू है, ठीक है, इस ID के अगेंस्ट में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको लगता है कि मान लीजिए इनका तो सिर्फ यहाँ पर एक ही शो कर रहा है अभी, अगर एक से ज़्यादा सिम, क्या चीज़? सर ये मोबाइल में नहीं खुलता है क्या? मोबाइल में भी काम करेगा आपका? 2 सिम लिया सर, और एक सिम ले रखा है। इसी ID के, ये वाली सिम किस ID प्रूफ पे ली है आपने? ये आधार कार्ड से लिया होगा सर, जियो का नंबर था सर। दोनों का जो दूसरी सिम और इसका सिम है, दोनों में ID कार्ड आपका जो ID है अलग अलग लगी है। अगर सेम से हुआ होता तो दोनों शो करता है। ठीक है सर अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पहले मैं बता देता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत से यहाँ पर नंबर लिखे आ रहे हैं कि जैसे ये आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पर 2 या 3 जगह आता है, तो आपको क्या करना है कि आपको अगर है कि वो सिम आपकी नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है दिस इज़ नॉट माई नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार सिलेक्ट करके दिस इज़ नॉट माई नंबर करके रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस सिम को बंद कर दिया जाता है। जैसे सर पहले
जैसे मान लीजिए सर वो नंबर ठीक है सर, यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। टैपकॉक वाला सभी कर लेंगे, इजी है प्रोसेस, सभी कर सकते हैं। सर ये टैपकॉक में है सर, इसमें जो मैं मोबाइल से सर्च कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी इसको एक बार किया था कोशिश, तो उसमें लिखता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। रुको मैं 1 मिनट अपने फोन पे करके बता देता हूँ। सर मेरे में भी वही आ रहा है सर। अच्छा मोबाइल पे ये दिक्कत आ रही है, रुको मैं बता देता हूँ करना क्या है। कंप्यूटर से आ जाता है सर। मोबाइल में तो खुल रहा है मेरे तो। आपके में खोल रहा है, लेकिन हमारा सिम जो है सर, जो वहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट है, वो अच्छा। वेस्ट बंगाल नहीं लिखा हुआ है। आप ऐसे करिएगा, आप जो स्क्रीन में आपके आ रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दो, मैं देख के आपको बता देता हूँ क्या करना है। सर जी मेरा नाम में 4 सिम है, इधर 3 ही दिक्कत दे रहा है। आधार नंबर में 4 सिम है। तो उसमें एक चीज आपने देखी होगी, जो स्टेट ऊपर दिखाई गई थी उसके बाहर की सिम होगी अगर, तो उसमें शो नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर में तो सर शो करता है। नहीं अगर उस स्टेट से बाहर की सिम है, जो मोबाइल में शो करेगा वही कंप्यूटर में शो करेगा। जिनके साइट नहीं खुल रही थी, जिनके साइट नहीं खुल रही है, वो स्क्रीनशॉट, कोई भी एक पर्सन उसमें से स्क्रीनशॉट अपना ग्रुप में सेंड कर दे, मैं बता देता हूँ कि करना क्या है। मैं भेज दिया सर, देख लीजिए सर। ग्रुप में आ गया। ठीक है, इसमें एडवांस में जाना, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना बैक टू सेफ्टी और एडवांस, एडवांस में जाइए। हाँ एडवांस में जाना। अभी एडवांस में जाने के बाद क्या आ रहा है आपके लिखा हुआ? द सर्वर could not prove that it is Tapcop। नहीं ऐसा करिए, वो करिए स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो, मैं बता देता हूँ। टैपकॉप कंज्यूमर नहीं, टैपकॉप कंज्यूमर तो असं जैसे कोई गावाला कंज्यूमर ये जगह समझ। ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में लिखा है प्रोसीड टू टैपकॉक, है ना, उस पर क्लिक कर दो। जो ब्रैकेट में अनसेफ लिखा हुआ है, प्रोसीड टू tapcop.digitelcom, है ना, उस पर क्लिक कर दो, खुल जाएगा। ऐसे खुलेगा। हो गया? हो गया सर, खुल गया। चलो ठीक है, सभी चेक कर लो। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी सेकंड हाफ में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो रुक सकते हैं, बाकी मीटिंग छोड़ के लंच के लिए जा सकते हैं। 3 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, आपको 2:55 तक सभी को बैठ जाना है, जोड़ लेना है ना। 2:55 तक सभी होने चाहिए प्रेजेंट, तभी 3 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर पूछिए। सर जैसे मेरे नाम से पहले 2 सिम इशू हुआ था सर, तो अभी वर्तमान में एक ही चल रहा है, दूसरा वाला जो है सर सिम गायब हो गया, तो उसको हम सर क्लोज कराने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं? उनमें आपको क्या करना है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्क्रीन में देखा होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, दिस इज नॉट माई नंबर जहाँ पर आया है उस पर क्लिक करके आपको रिपोर्ट कर देना है। नहीं तो वैसे भी आप जैसे सिम का पता करिए कि किस कंपनी का है ना, नंबर से पता चल जाता है। तो जिस भी कंपनी का है उसके सर्विस सेंटर में जाके आप अपनी सिम बंद करवा सकते हो, है ना। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। ठीक है सर, लंच के लिए जैन सर। आधार नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसमें क्या है कि जो आप सिम का नंबर डालते हो, उस जिस आईडी से वो सिम खरीदा गया है, उस सेम आईडी से जो नंबर है ठीक है सर, सभी लंच के लिए जा सकते हैं अभी। जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जैन सर।